हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रवि राजकुमार सिंह चौहान। आप सभी लोगों का एक बार पुनः अवर 24 यूट्यूब चैनल पर हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसका टॉपिक है भारतीय संवैधानिक विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी से, जिसे हम जानते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1919 ईस्वी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारतीय परिषद 1919 ईस्वी के संदर्भ में हम देखेंगे कि आखिर गृह सरकार या हम गवर्नमेंट के विषय में इस एक्ट में क्या प्रावधान किए गए थे। हमने पिछले लेक्चर में दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1919 ईस्वी के विषय में एक बेसिक जानकारी प्राप्त की थी। अब दोस्तों हम इसी एक्ट की जो एक विशेष कड़ी थी गृह सरकार या होम गवर्नमेंट, उसके विषय में आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको आज के इस लेक्चर से जानकारी मिलेगी कि आखिर गृह सरकार या होम गवर्नमेंट कहते किसे थे, आखिर होम गवर्नमेंट की संरचना किस प्रकार की थी, आखिर होम गवर्नमेंट के संबंध में इस एक्ट में क्या बदलाव किए गए। तो दोस्तों, आज इन्हीं सभी चीज़ों के लिए हमारा यह लेक्चर समर्पित है। आप सभी को हमारा यह लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल हो, इसके लिए हमने सतत प्रयास किए हैं। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं गृह सरकार या होम गवर्नमेंट से संबंधित प्रश्न आपसे क्या पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, गृह सरकार से क्या अभिप्राय है। 1919 के एक्ट के अंतर्गत एक प्रांतीय मंत्री की स्थिति की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपसे इस टॉपिक से यह आ सकता है। इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं अब हम कि व्हाट वाज मेंट बाय होम गवर्नमेंट, डिस्कस क्रिटिकली द पोजीशन ऑफ ए मिनिस्टर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तत्पश्चात दोस्तों भारत सरकार के सन 1919 ईस्वी के कानूनों द्वारा गृह सरकार व प्रांतीय सरकारों में किए गए परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए दोस्तों। डिस्कस द मेन चेंजेस मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इन द होम गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, यह दो प्रश्न आपसे 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम के संदर्भ में होम गवर्नमेंट के संबंध में पूछे जा सकते हैं। आइए दोस्तों, जब इस तरह से प्रश्न आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएं तो उसका आंसर आपको कैसे देना चाहिए, किन विषय वस्तु का समावेश आपको करना चाहिए, अब हम इसी बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गृह सरकार का अर्थ, द मीनिंग ऑफ होम गवर्नमेंट। सबसे पहले तो इसे जानना चाहिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको याद ही होगा कि ब्रिटेन में राजतंत्र है और वहाँ के शासन का औपचारिक प्रधान ब्रिटिश क्राउन होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश संसद का मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स दोनों। ठीक है, मंत्रिमंडल, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, भारत राज्य मंत्री है ना, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, और सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की काउंसिल, भारत राज्य मंत्री की परिषद, ये पांचों संस्थाएं मिलकर भारत पर शासन किया करते थे और इन्हीं शासन के अंगों का एक सम्मिलित नाम या सामूहिक नाम कहा जाता है गृह सरकार या होम गवर्नमेंट। तो आपको दोस्तों मालूम हुआ कि होम गवर्नमेंट क्या है, तो ब्रिटिश सम्राट, ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश मंत्रिमंडल, भारत राज्य मंत्री और उसकी काउंसिल, इन्हीं को सामूहिक रूप से हम कहते हैं गृह सरकार या होम गवर्नमेंट। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, अंग्रेज पदाधिकारियों या अंग्रेज अधिकारी भारत को तो अपना गृह मानते ही नहीं थे, वे तो अपना गृह या होम मानते थे ब्रिटेन को, क्योंकि उनका राजनीतिक भाग या फिर बोल सकते हैं उनका प्रशासनिक कैरियर यह डिपेंड करता था वहाँ की सरकार पर ही। वही तय करती थी, वही निर्धारित करती थी इनके भाग्य को। इसलिए दोस्तों उनके लिए गृह सरकार का मतलब तो केवल है ब्रिटिश सरकार से। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यही कारण है कि ब्रिटिश सरकार को ही कई बार गृह सरकार कह दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो अंग्रेजी पदाधिकारी थे
वे तो गृह सरकार के एजेंट के रूप में भारत में आकर अपना शासन करते थे और फिर वापस अपने देश ब्रिटेन ही चले जाते थे। तो दोस्तों, आपको अब मालूम पड़ा कि आखिर गृह सरकार या होम गवर्नमेंट किसे कहते थे और उस होम गवर्नमेंट की आखिर हकीकत क्या थी। हम जान रहे हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के परिप्रेक्ष्य में कि आखिर होम गवर्नमेंट होती क्या थी। दोस्तों, देखते हैं इसकी संरचना को एक थोड़ा सा हम कि इसके अंतर्गत कौन कौन शामिल हैं। ब्रिटिश सम्राट, ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश मंत्रिमंडल, भारत मंत्री और भारत मंत्री की काउंसिल, यह सब हैं गृह सरकार की संरचना के अंतर्गत, कंपोजिशन के अंतर्गत आने वाली संस्थाएं और व्यक्ति। तत्पश्चात दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जब यह एक्ट आया, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 आया, तो तत्कालीन ब्रिटिश हुक्मरान कौन थे, कौन उस समय महत्वपूर्ण पदों पर आसीन थे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह है ब्रिटिश क्राउन जॉर्ज फिफ्थ। तत्पश्चात दोस्तों ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं डेविड लॉयड जॉर्ज। तत्पश्चात दोस्तों आपको गवर्नर जनरल का एक फोटो दिख रहा होगा, श्री चेम्सफोर्ड जी का। फिर दोस्तों यह हैं हमारे भारत राज्य सचिव तत्कालीन एडविन मॉन्टेग्यू जी। इन्हीं चारों महानुभावों के सम्मिलित प्रयासों से भारतीय परिषद अधिनियम अपना वास्तविक रूप ले सका। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि आखिर गृह सरकार के संदर्भ में इस एक्ट में क्या परिवर्तन किए गए। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 ईस्वी द्वारा गृह सरकार में क्या चेंजेस या क्या परिवर्तन किए गए। देखते हैं दोस्तों, इन परिवर्तनों को हमने 4 शीर्षकों के अंतर्गत रखा है। सबसे पहला है दोस्तों भारत सचिव के संबंध में परिवर्तन, मतलब सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के संबंध में क्या परिवर्तन किया गया, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की शक्तियों में क्या कमी की गई। फिर देखेंगे दोस्तों हम इसे कि हाई कमिश्नर की एक नवीन पद की पदस्थापना क्यों की गई। तत्पश्चात दोस्तों हम देखेंगे कि भारतीय काउंसिल, इंडियन काउंसिल के संबंध में इस एक्ट में क्या परिवर्तन किए गए। अब हम सिलसिलेवार विस्तृत रूप से इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों हम देखेंगे इनके संदर्भ में इनकी पूर्व स्थिति और इस एक्ट के पश्चात क्या स्थिति रही उनके विषय में भी। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं इनका एक सिलसिलेवार विस्तृत अध्ययन। दोस्तों देखिएगा, भारत सचिव के संबंध में परिवर्तन। दोस्तों चेंजेस रिगार्डिंग सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा दोस्तों 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत सचिव अर्थात भारत मंत्री के पद की स्थापना हुई थी। इस पद को गठित किया गया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत मंत्री को वे समस्त शक्तियां दी गई थी जो कंपनी शासन में, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को प्राप्त थी। तो दोस्तों आप जानिएगा कि भारत मंत्री एक शक्तिशाली पद हो गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भी शक्तियां उसमें समाहित कर दी गई थी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की भी शक्तियां उसी में समाहित कर दी गई थी 1858 में। दोस्तों भारत मंत्री केवल ब्रिटिश संसद के प्रति ही उत्तरदायी होता था, लेकिन उसका वेतन, भत्ता, अन्य जो भी खर्चे हैं वो दिए जाते थे भारतीय कोष से। ठीक है, अचरज सी बात है कि वो है तो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी और उसका वेतन, भत्ता, समस्त प्रशासनिक खर्चे वगैरह सब दिए जा रहे भारतीय कोष से। ध्यान रखना दोस्तों, इस पर किसी भी भारतीय अथवा भारतीय राजनीतिक दल का कोई प्रभाव नहीं होता था। क्यों नहीं होता दोस्तों? क्योंकि वो इंडिया में रहता ही नहीं था, वह तो रहता था लंदन में, ब्रिटेन में। ठीक है, यह ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य हुआ करता था। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे ही सरकार बदलती थी वैसे ही उसे भी अपना पद छोड़ना पड़ता था। तो मतलब यह पद कैसा था, एक तरह से राजनीतिक पद की श्रेणी में आता था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1919 के अधिनियम के द्वारा इसमें कुछ परिवर्तन किए गए। परिवर्तन क्या किए गए दोस्तों? तो देखिएगा दोस्तों, चूंकि वह ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, इसीलिए भारतीयों ने यह मांग की थी कि भारत राज्य सचिव को ब्रिटिश राजकोष से ही वेतन और भत्ते दिए जाएं। भारतीय राजकोष से क्यों दिए जाएं, ब्रिटिश से राजकोष से दिए जाएं। इस बात से भारत मंत्री के कुछ कार्यों पर अंकुश लगा, क्योंकि अब ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की इस मांग को स्वीकार कर लिया। साथ ही दोस्तों ब्रिटिश संसद द्वारा
अब उसके द्वारा भारत में किए जाने वाले कार्यों की भी जांच पड़ताल होने लगी। तो भारत सचिव के संबंध में यह महत्वपूर्ण परिवर्तन था दोस्तों कि उसे ब्रिटिश राजकोष से वेतन भत्ता दिया जाने लगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके साथ ही भारत राज्य सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का भी अधिकार प्रदान किया गया। दोस्तों अब हम बात करते हैं भारत सचिव या भारत मंत्री की शक्तियों में जो डिक्लाइन या कमियां आई उसके विषय में ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस एक्ट के पूर्व भारत सचिव अर्थात भारत मंत्री ही भारत के समस्त शासन और राजस्व से संबंधित कार्यों का निरीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन करता था। तो पहले उसके पास क्या काम थे? पूरे भारत के संदर्भ में, भारत के शासन के संदर्भ में, भारतीय राजस्व या रेवेन्यू के संबंध में किए जाने वाले कार्यों का निरीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन। भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय जो गवर्नर्स थे उनकी शासन संबंधी महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में भारत मंत्री को सूचना प्राप्त होती थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह महत्वपूर्ण चीज है कि भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर दोनों के शासन संबंधी महत्वपूर्ण विषयों के बारे में वे भारत मंत्री को सूचित करते थे। सम्राट द्वारा भारत में जो भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां की जाना है उनको करने से पहले वह भारत मंत्री से भी परामर्श करता था और यह अनिवार्य या आवश्यक भी था। ध्यान रखिए दोस्तों, भारत के आर्थिक मामलों में उसका गहरा हस्तक्षेप था। उसकी इच्छा के अनुसार ही भारत का बजट तैयार किया जाता था। उसकी इच्छा के बिना एक पैसा भी भारत स्थित प्रशासन खर्च नहीं कर सकता था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय विधान परिषदों में किसी भी महत्वपूर्ण विधेयक को उसकी आज्ञा के बिना पारित भी नहीं किया जा सकता था। महत्वपूर्ण विधेयकों के संदर्भ में यह प्रावधान किया गया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा भारत राज्य मंत्री या भारत मंत्री की शक्तियों पर कुछ नियंत्रण या निर्बंधन लगाए गए। जैसे दोस्तों, हस्तांतरित विषय प्रांतों में भारत के चुने हुए प्रतिनिधियों को दिए गए थे, ये तो आप जानते ही हैं। इन प्रतिनिधियों पर भारत मंत्री का कोई दबाव नहीं था। ठीक है, स्पष्ट हो गया आपको कि प्रांतीय जो मंत्री थे उनके ऊपर भारतीय राज्य सचिव या भारत मंत्री का कोई दबाव नहीं था। भारत मंत्री को कहा गया कि वह उनके कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप न करे। ठीक है, डायरकी के संबंध में है, डायरकी गवर्निंग सिस्टम के संदर्भ में यह प्रावधान किया गया। इस एक्ट में यह भी स्पष्ट कर दिया गया था दोस्तों कि भारत के प्रांतों के किसी भी विधेयक को भारत मंत्री की पूर्व स्वीकृति के लिए तब तक नहीं भेजा जाएगा जब तक गवर्नर द्वारा इसके संबंध में कोई बाधा न डाली जाए। दोस्तों, इस एक्ट में यह भी स्पष्ट कर दिया था कि भारत के प्रांतों के किसी भी विधेयक को भारत मंत्री की पूर्व स्वीकृति के लिए तब तक नहीं भेजा जाएगा जब तक गवर्नर द्वारा इसके संबंध में कोई बाधा न डाली जाए। तो स्पष्ट है दोस्तों कि प्रांतों का शासन भारत मंत्री या भारत राज्य सचिव के नियंत्रण से बहुत कुछ मात्रा में मुक्त सा हो गया। अब दोस्तों हम देखते हैं कि भारत सचिव या भारत राज्य सचिव या भारत मंत्री की शक्तियां अब कहां तक सीमित रह गई थी, उसका नियंत्रण कितना कम हो गया था, उसका नियंत्रण किन बातों पर था। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, उसका नियंत्रण अब केवल निम्नलिखित विषयों तक सीमित रह गया था। ये 3 विषय हैं दोस्तों। सबसे पहला है ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा करना। दूसरा है दोस्तों सपरिषद गवर्नर जनरल के कार्यों की देखभाल करना, मतलब जो भारतीय गवर्नर जनरल है और उसकी परिषद जो भी कार्रवाई या जो भी कार्य कर रही हैं, शासन कर रही हैं भारत में, उन सब का एक बार निरीक्षण करते रहना। तत्पश्चात दोस्तों प्रांतों की उन विषयों का निर्णय करना जो गवर्नर जनरल द्वारा निर्णित न किए जा सकें। अब प्रांतीय कोई मसला है, भारत का गवर्नर जनरल उसको न्याय निर्णित नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे मैटर जो भी होंगे वे भारत राज्य सचिव के समक्ष पेश किए जाएंगे। यह था दोस्तों भारत राज्य सचिव के संबंध में किए गए नए प्रावधान। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं हाई कमिश्नर के पद की स्थापना, क्रिएशन ऑफ द पोस्ट ऑफ हाई कमिश्नर। सन 1919 के इस एक्ट में
एक और महत्वपूर्ण कार्य किया गया था दोस्तों, पहली बार भारत में हाई कमिश्नर के पद की स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस पद की स्थापना से भारत मंत्री या भारत राष्ट्र सचिव की कुछ शक्तियां कम हो गई। इस एक्ट के पूर्व में भारत मंत्री ही भारत सरकार का एक मुख्य एजेंट हुआ करता था और इसी अनुरूप वह भारत सरकार के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करता था। मतलब जो भी सौदे होते थे उसकी देखरेख में होते थे। इन आवश्यक वस्तुओं में फौज के लिए साजो सामान जैसे कपड़े हुए, हथियार हुए, मशीनें हुई, टेलीग्राफ मशीनें हुई इत्यादि आते थे। लेकिन दोस्तों इस एक्ट के बाद अब यह कार्य भारत मंत्री से छीन लिया गया। अब यह कार्य सौंपा गया हाई कमिश्नर को। ठीक है दोस्तों, अब बात करते दोस्तों, अब नई व्यवस्था में हाई कमिश्नर को यह अधिकार सौंपे गए। फिर भी दोस्तों वास्तविकता में इस पद की गठन करने से, इस पद की स्थापना करने से कोई विशेष प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन यह बात तो है दोस्तों कि भारत मंत्री की निरंकुशता में अवश्य ही कमी आई, क्योंकि दोस्तों भारत मंत्री का पद एक महत्वपूर्ण पद हो गया था तत्कालीन ब्रिटिश शासन में, और इसीलिए दोस्तों उसके पास कार्यों की अधिकता भी हो गई थी और उसका शक्ति जो विभाजन करना या उसकी शक्ति में कमी करना बहुत ही आवश्यकता थी, अन्यथा वह निरंकुश भी हो सकता था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाई कमिश्नर के पद की स्थापना से कोई फल न मिलने का यह कारण भी था कि उस पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण था। तो हाई कमिश्नर का पद तो बना दिया, लेकिन उसे नियंत्रण में रखा गया ब्रिटिश सरकार के, इसलिए इस पद का कोई फायदा नहीं हो पाया। फिर भी दोस्तों हम देखते हैं हाई कमिश्नर की नियुक्ति सब परिषद गवर्नर जनरल ही करता था और इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया था दोस्तों। इसको भारतीय कोष से वेतन दिया जाता था और हाई कमिश्नर को किसी भी प्रकार की राजनीतिक कार्रवाई में या राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। तो यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान था हाई कमिश्नर का कि जिसके गैर राजनीतिक पद बनाया गया। आपको मैंने जैसे पहले ही बताया है, भारत राज्य मंत्री एक राजनीतिक पद होता था, जब भी सरकार बदलती थी तो वह भी इस्तीफा दे देता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं हाई कमिश्नर को, यस हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी सेना या भारत सरकार के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए, फौज के लिए साजो सामान खरीदने के लिए। ठीक है दोस्तों, तत्पश्चात दोस्तों हम बात करते हैं भारतीय काउंसिल के संबंध में किए गए परिवर्तनों की। दोस्तों आपको ध्यान ही होगा 1857 की क्रांति, प्रथम स्वतंत्र संग्राम के पश्चात भारत सरकार अधिनियम 1858 आया था दोस्तों, और इसके अंतर्गत इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई थी। इंडियन काउंसिल में पहले दोस्तों न्यूनतम 10 और अधिकतम 15 सदस्यों की व्यवस्था की गई थी और इन सदस्यों का कार्य क्या होता था, भारतीय शासन प्रशासन के संबंध में भारत मंत्री को परामर्श देना, उसकी सहायता करना। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस एक्ट से पहले इसके सदस्यों का कार्यकाल हुआ करता था 7 वर्षों का और इस काउंसिल के सभी सदस्यों को जो वेतन दिया जाता था वह दिया जाता था भारतीय कोष से। ध्यान रखिएगा, भारत राष्ट्र सचिव को और उसकी पूरी परिषद को जो वेतन दिया जाता था भारतीय राजकोष से ही। लेकिन दोस्तों 1919 ईस्वी के इस एक्ट में काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। दोस्तों ये बदलाव किस प्रकार से किए गए हम देखते हैं। सबसे पहला दोस्तों, इस एक्ट के अंतर्गत भारत परिषद का पुनर्गठन किया गया। जो भारत राज्य सचिव हैं उनकी काउंसिल का पुनर्गठन किया गया। अब पुनर्गठन में क्या क्या किया गया दोस्तों, क्या प्रावधान किए गए नवीन, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला, अब इंडियन काउंसिल के सदस्यों की संख्या में कमी की गई और दोस्तों इसमें निर्धारित किया गया कि अब न्यूनतम 8 और अधिकतम 12 सदस्य इस काउंसिल में हो सकेंगे। पहले क्या था दोस्तों, न्यूनतम 10 और अधिकतम 15, लेकिन अब क्या कर दी गई, न्यूनतम 8 अधिकतम 12 सदस्य। ठीक है, तत्पश्चात दोस्तों इंडियन काउंसिल के सदस्यों का कार्यकाल पहले कितना था, 7 वर्ष, अब उसमें कमी करके कितना कर दिया, उसे 5 वर्ष। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि इंडियन काउंसिल के जो सदस्य हैं उनके वेतन में इजाफा किया गया। उनका वेतन 1000 से बढ़ाकर 1200 पाउंड कर दिया गया।
साथ में 600 पाउंड अतिरिक्त भत्ते की भी उनके लिए व्यवस्था की गई थी। देखते हैं दोस्तों इसके अलावा क्या परिवर्तन किए गए इंडियन काउंसिल के संबंध में। तो देखिएगा दोस्तों, भारतीय परिषद के सदस्यों को अब वेतन ब्रिटेन के राजकोष से दिया जाने लगा। अब आप 1000 पाउंड दो या 1200 पाउंड दो, अतिरिक्त भत्ता 600 दो या 6000 दो, हमारा तो कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अब भारत परिषद के सदस्यों को ब्रिटेन के राजकोष से वेतन दिया जाने लगा। दोस्तों, भारत परिषद के सदस्यता के संबंध में एक योग्यता और निर्धारित की गई इस एक्ट के द्वारा। वह क्या थी दोस्तों, कि अब भारत परिषद का सदस्य वही व्यक्ति बन सकेगा जो कम से कम भारत में 10 वर्ष रहा हो, भारत में 10 वर्ष सेवा कार्य कर चुका हो। किंतु साथ ही में दोस्तों एक और उप शर्त भी यह जोड़ दी गई कि भारत परिषद में चुने जाने से पूर्व उसे भारत छोड़े हुए 5 वर्षों से अधिक का समय न हुआ हो। अब क्या हो गई दोस्तों योग्यता, कि 10 वर्ष भारत में रहना और भारत छोड़े हुए 5 वर्ष से अधिक न होना इस परिषद की सदस्यता ग्रहण करने के पहले। ठीक है दोस्तों, यह थे भारतीय परिषद अधिनियम 1919 में गृह सरकार होम गवर्नमेंट के विषय में किए गए महत्वपूर्ण बदलाव। दोस्तों, आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसे लगी? सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप हमें संपर्क करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। एक बार पुनः धन्यवाद।